वारदात को अंजाम देने के बाद ये लड़के डांस कर रहे थे। पुलिस जब पहुंची, पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस की गाड़ी में बैठकर ये सेल्फी ले रहे थे, विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। ये लड़के बदमाश नहीं है, ये राक्षस है और नशे में राक्षस ही बन गए थे। राजा नामदेव, जिसका नाम सामने आया है, उसने बताया कि 3 लोगों को चाकू मारने से पहले 5 वाहन चालकों के साथ में इन्होंने मारपीट की थी। थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि लोग पहले से भी पिए होते। कुछ सूचना, शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहाँ भी पिलाई गई। सर सिर्फ शराब ही पिए थे क्या? सूचना सर लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, इन्हें लगा कि घर वापस आ जाएंगे और एक दिन पहले आलोक की शादी तय हुई थी और वैसे ही बाकी 2 भाइयों की भी कहानी वैसी है। इस घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है कि कैसे नशे में धूत इन 8 बदमाशों ने 3 जिंदगी तबाह कर दी है। इस घटना से सबक लेने वाली चीजें बहुत सारी है। सरकार को भी सबक लेना चाहिए, प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए, पुलिस को भी सबक लेना चाहिए और आज की युवा पीढ़ी को भी सबक लेना चाहिए। नशा नाश है और नशे की वजह से धमतरी में इतना बड़ा कांड हुआ। 3 दोस्तों की हत्या कर दी गई सिर्फ 15 मिनट में। आपको मालूम है कि इन 3 दोस्तों की हत्या से पहले इन 8 बदमाशों ने और क्या क्या किया था। 300 रुपए का खाना खाया था सिर्फ ढाबे में और उसी बिल को लेकर विवाद हुआ और उससे पहले जो हुआ वो भी आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रिपल मर्डर केस की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और सब हैरान है, परेशान है कि आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है। और वाकई में नशे की वजह से ये पूरा उत्पात हुआ है, ये पूरा कांड हुआ है। अगर शायद ये लड़के नशे नहीं करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और आज हमारे बीच आलोक ठाकुर जिंदा होता, नितिन तांडी जिंदा होता और उसके भाई सुरेश तांडी भी जिंदा होता। लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, इन्हें लगा कि घर वापस आ जाएंगे और एक दिन पहले आलोक की शादी तय हुई थी और वैसे ही बाकी 2 भाइयों की भी कहानी वैसी है। किसी ने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा मैं लौट कर आऊंगा, किसी ने अपने परिवार से कहा था कि हम जल्दी लौट आएंगे, लेकिन इन 5 में से 3 जिंदा नहीं लौटे, उन तीनों की लाश आई। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस अभी भी ये पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर इन तीनों को मारने के पीछे की वजह क्या है। वजह कुछ भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि वजह कुछ थी ही नहीं। अगर वजह होती तो बात कुछ और ही होती। इन तीनों लड़कों को, इन तीनों दोस्तों को इन 8 बदमाशों ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि ये शराब के नशे में थे और ईगो की लड़ाई आ गई थी। ये किसी और से लड़ाई कर रहे थे। ये जो 8 लड़के हैं जिनको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मर्डर करने के बाद ये 8 लड़के डांस भी किए। हैरानी की बात है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसका वीडियो भी सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये लड़के डांस कर रहे थे। पुलिस जब पहुंची, पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस की गाड़ी में बैठकर ये सेल्फी ले रहे थे, विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। ये लड़के बदमाश नहीं है, ये राक्षस है और नशे में राक्षस ही बन गए थे। वाकई में कल जब हमने पहला वीडियो जब पोस्ट किया, लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट यही किया कि भैया सरकार से कहिए कि शराब बंदी कर दे। संभव नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो शराबबंदी संभव नहीं है। ये बात कांग्रेस वाले भी कह चुके हैं और भाजपा वाले भी कहते हैं। राजस्व जरूरी है, इनकम जरूरी है, रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है शराब और उसे बंद कर देना संभव नहीं है। मैं एक नेता को सुन पा रहा था, उनका कहना था कि भैया महतारी वंदन योजना का पैसा कहां से आएगा। वाकई में महतारी सबसे ज्यादा परेशान है। 1000 के चक्कर में महतारी कितना नुकसान झेल रही हैं, ये बात नेताओं को मालूम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से इन लड़कों ने इन 3 युवाओं की जान ले ली। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि चश्मदीद ने जो घटना को देखा है, जिन्होंने होटल संचालक, जो ढाबा संचालक था, जो राजा नामदेव जिसका नाम सामने आया है, उसने बताया कि 3 लोगों को चाकू मारने से पहले 5 वाहन चालकों के साथ में इन्होंने मारपीट की थी। वही आपको बताने वाला हूं, चूंकि आज मीडिया में, अखबारों में यही छपा है। रात तकरीबन 11 बजे के आसपास की घटना है। 3 बाइक से नशे में धूत 8 युवक ढाबा पहुंचे। ये वारदात से पहले की बात है, जो आपको जानना चाहिए कि इन 3 युवाओं की हत्या करने से पहले इन्होंने और कौन कौन सा कांड किया है। राजा नामदेव के मुताबिक रात तकरीबन 11 बजे 3 बाइक से नशे में धूत 8 युवक ढाबा पहुंचे
और वहां पीछे बैठे खाने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद आपस में झगड़ने लगे, तोड़फोड़ की। मना करने पर ढाबे से बाहर आपस में मारपीट करने लगे। फिर सड़क पर 4 हाईवा रोके, केबिन में चढ़कर ड्राइवरों को पीटा, लूटने की कोशिश की। तभी काली कार ढाबा पहुंची और कार में सवार ड्राइवर बाहर आया तो बदमाशों ने उसे भी पीटा। यह जान बचाने के लिए ढाबे के अंदर भागा। 5 मिनट बाद एक और कार आई, उसमें 5 युवक सवार थे, रायपुर के रहने वाले थे। उत्पात मचा रहे इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की, चाकू निकाला और 2 पर हमला कर दिया। एक को पकड़ कर रखा, 2 अन्य युवक भाग निकले। पकड़े गए युवक भागने की कोशिश की तो उसके पीछे चाकू डाल दिए। युवक ने दौड़कर उस पर चाकू से वार किया। इसके बाद सड़क पर चाकू लहराकर डांस करने लगे। फिर ढाबा लौटे और मेरे साथी कर्मचारी बिट्टू यादव पर हमला करने की कोशिश की। बिट्टू जान बचाकर सड़क की ओर भागा। तकरीबन 100 मीटर दूर आश्रम में जाकर छिप गया और घटना की जानकारी संचालक दुष्यंत घोरपड़े को दी गई। तब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीआई चंद्रकांत साहू ने क्या बताया ये भी आपको बताते हैं। रात तकरीबन 11:40 हत्या की सूचना मिली। पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और रात तकरीबन 12:10 में टीम के साथ पुलिस वहां पहुंची। वहां सड़क पर खून से लथपथ 2 युवक पड़े मिले। ढाबे से 200 मीटर दूर टायर की दुकान थी, वहां एक युवक की लाश मिली। तीनों शव को मरचूरी भेजा गया। तलाश में 3 बदमाश भागते मिले, उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में 5 और आरोपी पकड़े गए। खून से सना खंजर भी बरामद हुआ और तीनों बदमाशों के कपड़े खून से सने हुए थे। ये बात आपने सुनी चश्मदीद और टीआई के मुताबिक। चश्मदीद ने बताया कि इन तीनों युवकों की हत्या से पहले इन्होंने किस तरह से हाईवा के चालकों के साथ मारपीट की, ढाबा के अंदर मारपीट की और उसके बाद वहां जो भी आए उनके साथ इन्होंने मारपीट की। ये वाकई में राक्षस बन चुके थे, नशा में धूत से, और उसके बाद इन्होंने एक एक करके तीनों युवकों की हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है और पुलिस कल तक ये पता करने की कोशिश में लगी हुई थी कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। कल तीनों का अंतिम संस्कार किया गया, एक साथ अंतिम संस्कार किया गया और तीनों के शव एक साथ मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई। जिन 3 युवकों की हत्या हुई है उनमें से सांडी की कहानी बहुत दर्दनाक है। उसकी 2 साल की एक बेटी है और उस बेटी को कल समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर में क्या हो रहा है। सबके आंखों में आंसू थे। उस बच्ची के मन में यह भी सवाल था कि आखिर सब रो क्यों रहे हैं, उसके पिता उठ क्यों नहीं रहे हैं। सुरेश सांडी ने अपनी बच्ची और अपनी पत्नी से वादा करके गया था कि जल्दी लौटेंगे, लेकिन उसकी लाश मिली। सुरेश सांडी की बहन नीरा सोनी बताती है कि उसका भाई छोटा था। वे 2 सगे भाई थे और एक छोटी बहन। भाई बहन में नारायण सबसे बड़े, फिर वह और उसके बाद छोटा भाई सुरेश था। एक दिन पहले शनिवार को सुरेश को राखी बांधी थी। उसने उपहार भी दिया था। उसने मेरी रक्षा करने का वादा किया था। मैंने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई को हमेशा रक्षा करना, लेकिन भगवान ने मेरे छोटे भाई को छीन लिया। पहले पापा गए और अब छोटा भाई। घर पर माँ आशा और बहू अंजू ही रहती हैं। वहीं मृतक नितिन की मां ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। मां नीरी तांडी ने बताया कि नितिन रोज की तरह सुबह 11 अगस्त की सुबह टिफिन लेकर घर से निकला था और वह लौट कर नहीं आया। नितिन धमतरी में महिला बाल विकास विभाग की एक महिला अधिकारी की गाड़ी चलाता था। रोज धमतरी जाता था और वह किसके साथ आया यह उसे भी नहीं पता। मंगलवार सुबह वह जिला अस्पताल मोड़ के पास एक मेडिकल के सामने बैठी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। नितिन की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। तीनों दोस्त सुरेश, नितिन, आलोक और इन तीनों का शव धमतरी से कल लाया गया और तीनों को एक साथ अंतिम विदाई दी गई। संतोषी नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। तीनों के साथ रायपुर से 2 और लड़के गए थे। धमतरी में भी उनके 2 और दोस्त मिले। घटना के बाद चारों वहां से भाग निकले और चारों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। इस घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है कि कैसे नशे में धूत इन 8 बदमाशों ने 3 जिंदगी तबाह कर दी है। इस घटना से सबक लेने वाली चीजें बहुत सारी है। सरकार को भी सबक लेना चाहिए, प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए, पुलिस को भी सबक लेना चाहिए और आज की युवा पीढ़ी को भी सबक लेना चाहिए
कि किस तरह से ढाबा में विवाद हुआ और विवाद के बाद इन 3 निर्दोषों की हत्या हो गई। इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी हो जाएगा, लेकिन यह बात सच है कि इन दिनों ट्रेंड से चल रहा है कि ढाबे में विवाद और विवाद के बाद मर्डर। तो थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है और हर घटना से इंसान को सबक लेना चाहिए। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहां पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से कर गया और वहां खाना खाया? अभी तक की विवेचना में ये लोग चूंकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि लोग पहले से भी पिए हुए थे। कुछ सूचना शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहाँ भी पिलाई गई। सर सिर्फ शराब ही पिए थे कि सूखा नशा भी और दूसरे प्रकार के नशे? अभी तक की उसमें शराब का ही आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने और संभवतः देशी शराब पी है जिसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं। सर अपराध करने के बाद इनको इनकी फोटोज भी वायरल हो रही है और चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है सर। सर जो एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है कि क्या इनके इतने नशे में धुत थे लोग कि इनको, हाँ संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती सर? हाँ जी, देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों रहती? हाँ देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं वो देर रात में या जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को केटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीज़ें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं।